बड़े बड़े नामी गिरामी प्राइवेट स्कूलों से पीछे स्विमिंग पूल वाले, लिफ्टों वाले और स्मार्ट बोर्ड वाले क्लासरूम जो हमने बनाए। आर यू कॉमेडी मी? स्कूल में मतलब ऐसा स्मार्ट बोर्ड तक नहीं है। फोटोज में दिखाए जाते हैं वो बस कुछ स्कूल हैं, 10-15 स्कूल हैं, उन्हीं का फोटो बार बार इधर से उधर करके दिखाया जाता है। किसी भी क्लासरूम के अंदर घुस के कैमरा लेके अरे अरे देखो ये मिट्टी, देखो देखो देखो। जिस तरह से जितना इन्वेस्टमेंट हमने शिक्षा में किया है, सरकारी स्कूल बहुत सारे अच्छे बन गए, बहुत शानदार सरकारी स्कूल बन गए। गरीब आदमी को जबरदस्ती की जा रही है कि अपने बच्चे को प्राइवेट में भेज, अब सरकारी स्कूल नहीं होंगे। मान के चलिए 4% मान लिया 50,000 बच्चे आज की डेट में शेड्यूल कास्ट से इस सिस्टम से बाहर हैं। क्या दिल्ली के स्कूल उतने ही डेवलप्ड हैं जितना कि उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जितनी उनकी मार्केटिंग की जा रही है और जितने उनकी खबरें छप रही हैं? दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली की जो मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार है वो शिक्षा मॉडल को लेकर बार बार जो है वो सामने आ रही है और कह रही है कि उनका जो शिक्षा मॉडल है वो सुपर डुपर हिट है। लेकिन ग्राउंड पर इस दावे में कितनी सच्चाई है ये बताने के लिए आज हम आए हैं जेएनयू में। मेरे साथ यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, एडवोकेट हैं और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर शुभ जी हैं जिन्होंने दिल्ली के स्कूल पर, दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर एक रिसर्च की है। तो सबसे पहले हम ये चर्चा शुरू करेंगे। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं क्योंकि शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले सवाल करेंगे हम स्टूडेंट से। तो ये अंकित जी हैं। अंकित, आप दिल्ली की सड़कों पर निकले, स्कूल गए, स्कूल में क्या देखा? क्योंकि ये दावे किए जा रहे हैं कि स्कूल तो बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छी हो रही है, व्यवस्थाएं अच्छी हैं, अच्छे से स्कूल हैं, मॉडर्न क्लासेस हैं, सच्चाई क्या है ग्राउंड पर? देखिए, जब हम लोग रिसर्च के पर्पज से गए थे वहाँ पे, तो मेनली पर्पज था कि मतलब स्टूडेंट से इंटरेक्शन करें, उनसे पूछें कि कैसा क्या पढ़ाई हो रहा है और वहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं उनको देखना। तो मोस्टली सैनिटेशन में बहुत ही कमी है। बिल्डिंग तो बड़ी है लेकिन सैनिटेशन में बाथरूम का एकदम क्वालिटी खराब है, वहाँ साफ सफाई का एकदम बिल्कुल। क्योंकि एक्चुअली ना फोटोज जो आती हैं, जो वीडियोस आते हैं सोशल मीडिया पे जो वायरल होती हैं, उसमें दिखाया जाता है कि क्लासेस एकदम मॉडर्न हो रखे हैं। क्या ये असली में ग्राउंड पर दिखता है दिल्ली के स्कूलों में? देखिए, फोटोज में दिखाए जाते हैं वो बस कुछ स्कूल हैं, 10-15 स्कूल हैं, उन्हीं का फोटो बार बार इधर से उधर करके दिखाया जाता है। मैक्सिमम स्कूल में मतलब ऐसा स्मार्ट बोर्ड तक नहीं है ना, मैक्सिमम स्मार्ट बोर्ड नहीं है। वहाँ कोई साइंस के जो लैब्स के फैसिलिटी है बहुत ही खराब है, मतलब है ही नहीं। कंप्यूटर सिस्टम में समझिए कि बस रखा हुआ है कंप्यूटर, किसी को चलाने मतलब दिया ही नहीं जाता, इतना है ही नहीं। वहाँ 4-5 बस दिखाने के लिए कंप्यूटर्स लगे रहते हैं, ऐसे ही है। तो अगर कहा जाए तो चुनाव के बीच बस एक ये प्रोपेगेंडा के लिए फैलाया जा रहा है। प्रोपेगेंडा के लिए 10-15 स्कूल को फोटो में पूरा दिखाते हैं, बाकी तो बहुत सारे स्कूल हैं मतलब दिल्ली गवर्नमेंट में, सबका फोटो दिखाइए ना, सब एक एक स्कूल का मार्किंग करिए, दिखाइए अच्छे से। लेकिन तो सुना आपने अंकित जो ग्राउंड पर बता रहे हैं, जो चीजें दिख रही हैं और जो चीजें दिखाने की कोशिश की जा रही हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। शुभ जी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो शुभ गुप्ता जी, सबसे पहले तो आपका पांचजन्य पर स्वागत है। और आपने रिसर्च की है जो शिक्षा मॉडल है दिल्ली का, जिसकी खूब तारीफ होती है। आपने जो रिसर्च की है, क्या वो रिसर्च तारीफ के काबिल है? जी, कुछ स्कूल्स तो तारीफ के काबिल है, लेकिन जो मॉडल है उसमें बहुत सारे फ्लॉज है, उसमें बहुत सारे गैप्स है। हमको ऐसा रिप्रेजेंटेशनली दिखाया जाता है कि मॉडल बहुत अच्छा है। जैसे अभी एक छात्र ने ये बताया कि उस मॉडल के अंदर में जो हम जब जाते हैं वहाँ पे हकीकत देखते हैं, तो उस हकीकत में हम देखते हैं कि वहाँ पे टॉयलेट्स की अवस्था बहुत खराब है। छात्राओं को मेंस्ट्रुअल पैड्स सही समय पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं। उन छात्राओं पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिनके पीरियड्स आते हैं। और उसके साथ साथ में ऐसे हम लोग रिपोर्ट्स हैं सजेस्ट करती हैं जो कि 40% मेंस्ट्रुअल एब्सेंटीज हैं छात्राओं के बीच में। फर्स्ट डे के दिन तो सबसे ज्यादा बच्चियां एब्सेंट हो रही हैं। इसका मतलब ये होता है कि मेंस्ट्रुअल पैड का डिस्ट्रीब्यूशन सही समय पे नहीं हो रहा है, वेंडिंग मशीन सही जगह से नहीं लगा रखी है। ऐसा मेरे को दिखाई देने को मिला। मैम, आपने ग्राउंड पर देखा तो कितने स्कूल बने? क्योंकि उन्होंने बहुत दावे किए थे कि हमने इतने सारे स्कूल बना दिए। क्या वो स्कूल आपको दिखे ग्राउंड पर? देखिए, हकीकत ऐसे है कि पहले तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि स्कूल्स बनाने के लिए चाहिए होता है पैसा, क्लासरूम बनाने के लिए चाहिए होता है पैसा। तो हमको समझना चाहिए कि ये फंड डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है। अगर सरकार ये क्लेम कर रही है कि हमने 22,000 क्लासरूम बनाए, तो उस क्लासरूम में क्या उन्होंने टॉयलेट्स को भी गिन लिया है? क्या उन्होंने जीना जो बनाते हैं, जो स्ट्रक्चर, जो स्टेयर केस है, क्या उसको भी गिन लिया है? तो हाँ जी, गिन लिया है।
2022 में सिसोदिया जी का एक इंटरव्यू में वो बोलते हैं तो आपको क्या समस्या है अगर मैं टॉयलेट उसमें गिन लिया, यानी कि आप ये बताना नहीं चाहते कि हमने कितने टॉयलेट्स बनाए, उस 22,000 में कितने टॉयलेट्स थे आप बताना नहीं चाहते। हमारे पे ये पब्लिक की इमेजिनेशन पे छोड़ दिया गया है कि कितने टॉयलेट्स बने, जहां आज प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात पे प्रयास कर रहे हैं कि टॉयलेट ज्यादा से ज्यादा बने, वहां पे छात्राओं को 6-6 घंटे छात्र छात्राओं को 6-6 घंटे वॉशरूम ना जाना पड़े, इसलिए वो रोक कर रखते हैं। तो उससे कितनी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। आज की डेट में बता दूं कि 2,70,000 बच्चे जो है वो रेड जोन में है। रेड जोन मतलब कि उनके -2 अगर हम जैसे देखते हैं कि BAZ निकाला जाता है जो कि मेल न्यूट्रिशन को चेक करता है, तो इस टाइम दिल्ली में 2,70,000 ऐसे बच्चे हैं जो रेड जोन में आते हैं, जो माल न्यूट्रिशन में है, और उसमें बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनका BAZ -7 तक है। ऐसी छात्राएं जिनका BAZ -7 है कि अगर आप सोच लीजिए कि उनको आप धक्का दे देंगे तो वो गिर जाएंगे। इस स्थिति में दिल्ली में चीजें चल रही हैं। देखिए, आपने टॉयलेट की बात की और जो अभी ने बोला कि बिल्डिंग की जगह उन्होंने टॉयलेट्स को भी गिन लिया। जब आप रिसर्च कर रहे थे तो आपको किन किन इलाकों में, मैं सीधे इलाके इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी होता है दिल्ली के लोगों को कि क्या वाकई में जो शिक्षा मॉडल जिसकी इतनी तारीफ की जा रही है वो उनको कनेक्ट कर रहा है, उनको जैसे मान लीजिए किन किन एरियाज में स्कूल्स बने हैं। जी, तो ऐसा है कि दिल्ली का जो टोटल एक्सपेंडिचर है हमने उसमें इवेल्युएट किया कि नॉन प्लान स्कीम के अंदर कितना पैसा कहाँ जा रहा है। बजट आवंटित जो होता है वो प्लान स्कीम में होता है, नॉन प्लान स्कीम में होता है। नॉन प्लान स्कीम में लगभग 70% पैसा खर्चा होता है। हमने ये पाया जो एलिट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे आप एलिट विधानसभा क्षेत्र हैं, जैसे आप देख लीजिए आर के पुरम जो है, वहां पे मैक्सिमम पैसा खर्च हो रहा है। वहां पे आप मान के चलिए कि प्रति स्टूडेंट, अगर मान लीजिए इस डिस्ट्रिक्ट में 50,000 बच्चे हैं और इसमें बजट जो आ रहा है वो आ रहा है 500 करोड़ रुपए, तो आप समझिए प्रति स्टूडेंट यहाँ पे जो खर्चा हो रहा है वो 2 लाख 2.5 लाख ऐसे जा रहा है टोटल एनरोलमेंट में जब हम देखते हैं इस डिस्ट्रिक्ट का। और जब आप देखते हैं ओखला, बल्ली मरान, मटिया महल, जहाँ पे मार्जिनलाइज सेक्शन से लोग ज्यादा रहते हैं, जहाँ पे मार्जिनलाइज अंडर प्रिविलेज बच्चे ज्यादा रहते हैं, उन बच्चों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है। वहां पे तो स्विमिंग पूल नहीं बनाए जा रहे। बल्ली मरान में कितने स्विमिंग पूल बन गए, तो नहीं बने। तो जहां पे जो ये क्लेम करती है गवर्नमेंट क्या ऐसे वोट बैंक की राजनीति है, ऐसा मेरे को, मैं एलिगेट नहीं कर रहा हूं, मेरा कोई एलिगेशन नहीं है। मेरे ये फाइंडिंग्स जो है सजेस्ट कर रही हैं कि सरकार जिनसे वोट लेती है लेकिन उनके लिए स्कूल्स नहीं बना रही है। स्कूल वो उस प्रिविलेज, उस जो पहले से प्रिविलेज बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए बनाया जा रहा है कि वो स्कूल्स गरीब तबकों तक नहीं पहुंच रहा है, स्लम एरियाज तक नहीं पहुंच रहा है। मैडम शुभ जी, आपको टोकूंगी यहाँ पे। जैसे आपने बोला ना कि मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें सीधे तौर पर यही बोला है कि हमने जमीन से निकले हुए मतलब दलितों को भी वो शिक्षा व्यवस्था उनकी दुरुस्त की है, SC ST मतलब हर वर्ग को लेकर चले हैं। तो ये हर वर्ग कवर है कि नहीं है? मैम मैं आपको बहुत सिंपल से 2014 से लेकर 2024 के बीच के एनरोलमेंट की बात कर लूं तो 2014 से एनरोलमेंट हम देखेंगे, जब टोटल में से हम SC पॉपुलेशन जब रिप्रेजेंटेशन देखते हैं बच्चों में तो वो 16.5% था। आज की डेट में 2024 में जब हम बात बैठे हुए हैं तो SC रिप्रेजेंटेशन टोटल पॉपुलेशन में 12.5% है। तो ये 4% का जो गिरावट है ये बहुत बड़ी है मैडम। आप ये मान के चलिए 4% मान लिये 50,000 बच्चे आज की डेट में शेड्यूल कास्ट से इस सिस्टम से बाहर हैं, जबकि लगातार केंद्र सरकार SC ST स्कीम्स यानी कि शेड्यूल कास्ट सब प्लान के अंदर खूब पैसा देती है, लेकिन वो पैसा क्या उन बच्चों तक पहुंच रहा है? क्या सरकार की जो स्कीम्स है वो उन बच्चों तक पहुंच रही है? वो मेरे को डेटा में नहीं दिख रही है। पहुंचती होंगी शायद, लेकिन वो डेटा में नहीं दिख रही। वो पैसा कहाँ जा रहा है? कहीं वो जो एक चुनाव से पहले कैग की रिपोर्ट आई है उससे कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, जो पैसा कहाँ जा रहा है? देखिए वो पैसा कहाँ जा रहा है उसका मैं सही आकलन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं एक बहुत छोटा सा इसमें एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक स्कीम है कैश इंसेंटिव राजीव गांधी स्पोर्ट अवार्ड, जो कि 2013 में नोटिफिकेशन आया था। उसमें हर 6 एथलीट्स को, 6 स्पोर्ट्स पर्सन को, जो दिल्ली सरकार में पड़े हुए लोग होते हैं उनको 2-2 लाख रुपए देना, ऐसा करके एक स्कीम है। लेकिन आप उसका बजट एलोकेशन देखेंगे तो 14 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन को कितना मिलता है? 12 लाख रुपए। आवंटित कितना है? 14 करोड़ रुपए। फिर 2022 में उसका स्कीम का नाम चेंज कर दिया गया, राजीव गांधी स्पोर्ट अवार्ड के आगे लगा दिया रिवॉर्ड, स्कीम कोड चेंज हो गया। तो एक स्कीम जो चल रही थी वो डिसकंटिन्यू हो गई, यानी कि आपने अपने फाइनेंशियल्स में चीजों को उल्टा कर दिया जिससे कि डिसकंटिन्यू हो गया। ऐसे अनेक स्कीम है। आप योगा स्कीम देख लीजिए, 40 करोड़ रुपए आपने खर्च किया 2017 में। 40 करोड़ रुपए खर्च करना, आप एक टीचर को 35,000 रुपए देते थे, यानी कि 15,000 आपने योगा के टीचर्स अपॉइंट किए। वो 15,000 टीचर्स रातों रात कहाँ गायब हो गए? क्या वो स्कूल में पहुंचे? यानी कि पर स्कूल आपने 15 योगा टीचर दिए।
इतने टीचर्स मैथ और फिजिक्स में भी नहीं, आपने 15 योगा टीचर दिए, वो कहाँ गए? वो वॉलंटियर्स को दिए क्या आपने? वो फंड डाइवर्ट किया क्या आपने? तो एग्जैक्ट मैं आपको बताना मुश्किल है, लेकिन मैं जरूर बता सकता हूँ कि जैसे टीचर की सैलरी आप देखेंगे 2022 में, आप देखेंगे तो वो 4200 करोड़ है एडिशनल स्कूल फैसिलिटी हेड में। अब वो गिर जाती है 2023 में 2700 करोड़। वो आपने कहाँ डाइवर्ट किया? वो आपने कहीं ना कहीं खर्च जरूर किया होगा, लेकिन वो आपने कहाँ डाइवर्ट किया? आपने अपने फाइनेंशियल्स को 2022 में ऐसा क्यों चेंज किया 2022 से 23 के बीच में? ये प्रश्न खड़े होते हैं एज अ शिक्षाविद। क्या ये जो घोटाले, खास करके आम आदमी पार्टी पर जो शराब घोटाला लगा, जिसके लिए जेल भी गए हैं उनके शिक्षा मंत्री भी और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी जाना पड़ा, क्या आप कह सकते हैं कि ये पैसा उधर लगा? मैं एग्जैक्टली तो ये तो सरकार का काम है बताना। मैं IRS नहीं हूँ, मैं CA नहीं हूँ, मैं तो एक शिक्षक हूँ। मेरे को ये विषय लेना पड़ रहा है, मेरे को ये विषय उठाना पड़ रहा है, मैं इसके लिए बहुत दुखी हूँ। तो एज ए IRS, एज ए चार्टेड अकाउंटेंट, इसमें वो क्या सोचते हैं, वो अकाउंट्स को बहुत अच्छे से समझते हैं कि कितना, जब मैं बता रहा हूँ कि 1200 करोड़ रुपए लीक हो गया सैलरीज में से, तो कहाँ गया वो मेरे को नहीं पता, मैं उसका एनालाइज नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए गवर्नमेंट करेगी, मैं इसमें कुछ बता भी नहीं सकता हूँ मैडम। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ, ये पैसा यहाँ से जो आया था 40 करोड़ रुपए योगा स्कीम में, वो अब दिख नहीं रहा है आगे। वो जो कोविड समय में सिक्योरिटी जो है वो 100 करोड़ से 150 करोड़ हो गई। वो सिक्योरिटी स्कूल में ऐसा क्या कर रहे थे कि आपको 1.5 गुना बढ़ाना पड़ा उसका एक्सपेंडिचर, जबकि कोविड में 6 महीने बंद थे स्कूल। ये मैं कह नहीं सकता कि वो 50 करोड़ रुपए उन्होंने ज्यादा क्यों खर्च किए। एक रिजर्वेशन की जो बात हो रही है कि जो सरकारी स्कूल है उसमें 50-50% का रिजर्वेशन कर दिया है कि 50% सरकारी स्कूल के बच्चे रहेंगे और 50% प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी मौका दिया गया है। ये योजना, इस को लेकर भी वो अपनी तारीफ करते नहीं थकते हैं, लेकिन इससे ग्राउंड पर नुकसान कितना हो रहा है वो आपने देखा है अपनी रिसर्च में, थोड़ा सा बताइएगा। तो ऐसा है मैडम कि पहले एक स्कूल चलता था, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, RPVV जिसको बोलते थे। उसमें प्रवेश पाने के लिए आपको मिनिमम 2 साल आपको सरकारी स्कूल में पढ़ा होना चाहिए, यानी कि 100% सरकारी बच्चे थे। जो गरीब बच्चे थे वो स्कूल में जा पाते थे, क्योंकि अमीर बच्चा तो, जो प्रिविलेज बच्चा है वो तो प्राइवेट से पढ़ रहा है और प्राइवेट में कंटिन्यू करता था। तो ये जो बातें आती हैं कि प्राइवेट के बच्चे हमारे यहाँ आ गए, ऐसा नहीं हुआ। आपने मैनिपुलेट किया। कैसे किया? तो RPVV में जो 100% कोटा था, जो गरीब बच्चे, जो मार्जिनलाइज बच्चे पढ़ते थे गवर्नमेंट स्कूल में, वो बच्चे आगे जाके 11-12 में JEE नीट निकालते थे। लेकिन आपने क्या किया, इसको नाम दिया BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। तो बाबा साहेब के नाम पे आपने स्कीम चलाई और 50% गवर्नमेंट बच्चों का आपने कोटा रखा। लेकिन वो 50% जो बचे हुए बच्चे हैं वो प्राइवेट से लेकर आ रहे हैं। तो 11वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं वो आप 50% प्राइवेट से लेके आ रहे हैं। और वो बच्चे ऐसे हैं, आप स्कूल का रोज अटेंडेंस अपलोड होता है वहां पे DOE की वेबसाइट पे, आप उसमें से उठाकर देख लीजिए, 30 to 40% बच्चे अटेंड कर रहे हैं उन स्कूल्स को। 30 to 40% ये वो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल से निकल के आए हैं। जो बाकी बच्चे 50% आपने लिए, वो बच्चे अपनी प्राइवेट कोचिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कूल में रहने से उनको खर्चा नहीं देना पड़ रहा है। और वो 50% बच्चे कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं। जब वो नीट और JEE निकालते हैं तो आप क्लेम करते हैं कि देखिए हमारे बच्चों ने नीट और JEE क्वालिफाई किया। वो वहां पे पहुंच गए नहीं है, वो क्वालिफाई किया, आप वो डेटा बताते हैं। तो SOSE एक तरीके से DBSE के द्वारा चलता है, CBSE के द्वारा नहीं चलता। और SOSE जो उन्होंने बनाए हैं वो जनरल फाइनेंशियल रूल्स फॉलो नहीं करते। वो आप उनका बजट एक्सपेंडिचर नहीं देख पा रहे हैं, कहीं ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वो कैसे हो रहा है, SOSE ऐसे क्यों बनाया गया, और इससे अपॉर्चुनिटी लॉस किसका हुआ? इससे अपॉर्चुनिटी लॉस जो गरीब बच्चा था, जो मार्जिनलाइज बच्चा था, जो गवर्नमेंट स्कूल में लगातार पढ़ता आ रहा है, उसका अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ। क्योंकि हर साल आप नए बच्चों को साइंस ही दे रहे हैं। जो नॉन प्लान एडमिशन आप उठा के देख लीजिए, 85% बच्चों को साइंस मिल रहा है, और बाकी आप उसमें से देखें तो 16% बच्चों को साइंस मिल रहा है जो गवर्नमेंट स्कूल से आ रहे हैं। कंपटीशन देखिए कितना फ्लक्चुएट कर रहा है यहाँ पे। शुभ जी, आप रिसर्च कर रहे हो, एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है, क्योंकि पांचजन्य लगातार ग्राउंड जीरो पर उतरा है, शिक्षा मॉडल को लेकर भी लोगों से बातचीत कर रहा है। ऐसी ही एक टीचर मिली थी जिन्होंने ऑन कैमरा तो हमसे बात नहीं की थी, लेकिन हम मेरी टीम को ये बताया था कि इतना प्रेशर है सरकार की तरफ से उन पर कि उन्हें, अगर बच्चे ने आंसर शीट में कुछ लिखा भी नहीं है तो वो सेम पेन से उस पे उनको आंसर लिखना पड़ जाता है, सो दैट कि रिजल्ट अच्छा है। क्या आपको जब आप रिसर्च कर रहे थे ऐसी कोई चीज निकल कर सामने आई? तो मैडम ऐसी बात है कि आप जो बोल रहे हैं कि शिक्षक डरे हुए हैं, शिक्षक तो डरे हुए हैं, उनको तो डराया जा सकता है क्योंकि वो एडल्ट हो गए हैं। बच्चे भी डरे हुए हैं। आप अभी चाहिए, मैं पिछले हफ्ते कुछ स्कूल में विजिट करने गया, बच्चों को बहुत डर है कि उन्होंने कहीं भी कुछ बोल दिया तो वो एक्सपेल हो जाएंगे। टीचर्स को, जब हमारे आदरणीय पूर्व शिक्षा मंत्री जी जाते थे तो उनको बच्चों के क्लास के सामने हड़काते थे। एक प्रिंसिपल एसोसिएशन है
मनीष सिसोदिया जी की बात कर रहा हूं। जी जी जी, मनीष जी ने जो है डाटा टीचर्स को उस क्लासरूम में बैठ के, तो जो पेरेंट्स एसोसिएशन है उन्होंने शिकायत भी डाली है ईमेल पे, मैं आपको उसका लिंक भी भेज दूंगा कि वो उन्होंने जो शिकायत डाली है पेरेंट्स एसोसिएशन ने कि आप ऐसा एक क्लासरूम का वातावरण खराब करते हैं। जब मंत्री जाके क्लासरूम में टीचर को हड़काता है तो आप टीचर की वैल्यू खत्म कर रहे हैं, आप टीचर को क्या समझ रखे हैं। प्रश्न ये आता है तो टीचर नेचुरली डरेगा आपने, तो टीचर, ये जो आप स्कूल है, हम सोशल साइंस में इसको बोलते हैं, आपने इसको एक टोटल इंस्टीट्यूशन बना दिया। टोटल इंस्टीट्यूशन बना दिया अर्थ आपने इसको जेल की तरह बना दिया है कि जेलर जो है वो शीश महल में बैठा हुआ है और वो शीश महल से बताएंगे कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो एक टोटल इंस्टीट्यूशन क्रिएट हो गया। आप जो बोल रहे हैं कि डेटा कैसे बनाया जाता है, तो हाँ जी, क्योंकि उनको यूडाइस में डेटा अपलोड करना होता है, उनको बताना होता है कि हमारे बच्चे बहुत एक्सेल कर रहे हैं, तो टीचर को खुद भी फॉर्म भरना होता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कई प्रिंसिपल्स ने मेरे इंटरव्यू के दौरान बताया था, मेरी पीएचडी के दौरान बताया था कि ऐसा वो उनको करना पड़ता है क्योंकि उन पे प्रेशर रहता है। और इसमें यूडाइस स्वयं इसको सर्च कर ले, यूडाइस में मल्टीपल डेटा एंट्रीज भी मिलेंगी, एक डेटा को डिलीट करके फिर दोबारा डेटा डाला गया है। यूडाइस इसके लिए सक्षम है, यूडाइस को ये करना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, बहुत सारी चीजें जरूरी चीजें जो निकल कर सामने आनी चाहिए थी वो आपकी रिसर्च में आई। 5 अच्छी चीज जो आपको दिल्ली के शिक्षा मॉडल के ग्राउंड पर दिखी अच्छी चीज, और 5 लूप होल्स। देखिए, क्लासरूम्स बने हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि क्लासरूम बने हैं। ये क्लेम है कि क्लासरूम्स बने हैं, लेकिन वो क्या है कि एग्जिस्टिंग स्कूल्स में बना दिए, क्योंकि सरकार खुद बताती है कि हमने क्लासरूम बनाए, हमने स्कूल नहीं बनाए। तो एग्जिस्टिंग क्लासरूम में जब बना दिए तो खेलने की जगह कम हो गई, प्लेग्राउंड कम हो गए। तो सरकार को ये समझना चाहिए, जब खेलने की जगह कम हो गई, जब ब्रेक टाइम होगा तो 2000 बच्चे जब 300 गज के प्लॉट में आएंगे तो मारम पिट्टी करेंगे, बच्चों के सिर फट रहे हैं। तो सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि नए स्कूल्स कंस्ट्रक्ट करे। हमने देखा कि टॉयलेट्स बने, लेकिन कुछ टॉयलेट बने, उनकी कितनी संख्या है वो हमको ध्यान में नहीं आ रही है। अब आप बोल रहे हैं कि हमने कंप्यूटर साइंस में 60 करोड़ रुपए खर्च किए टीचर पे, लेकिन वो कंप्यूटर साइंस के जो टीचर्स हैं वो आईटी और एडमिन का काम कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, एडमिन की शॉर्टेज है। तो जब एडमिन की शॉर्टेज है तो ये कौन पूरा करते हैं? ये टीचर पूरा करते हैं। एक टीचर जो है एडमिन का काम भी कर रहा है, टीचर कंप्यूटर साइंस पढ़ा भी रहा है, और टीचर मार पिटाई भी रोक रहा है स्कूल में। तो टीचर पे इतना प्रेशर है इस समय, जिसकी आप बात भी कर रहे थे, ये विषय यहाँ पे आता है। साइंस लैब्स की जब हम बात करें तो साइंस लैब्स आप क्लेम करते हैं कि हमने साइंस लैब बनाए हुए हैं, यूडाइस में आपको 100% डेटा दिखेगा, कंप्यूटर हर एक स्कूल में लगेगा, 100% डेटा है। लेकिन जब आप देखेंगे वहां पे ग्राउंड में हकीकत यह है कि सिर्फ 4 कंप्यूटर रखे हुए हैं स्कूल में। उन 4 कंप्यूटर को जाके आप देखिए कि कैसा हो रहा है। लेबोरेटरी से टीचर जो है वो अपने लैब के इक्विपमेंट्स ले जाके स्कूल में टीचर क्लास में दिखाता है। तो जब क्लास में दिखाता है तो बच्चे को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं हो रहे। तो लेबोरेटरी बनाई, लेकिन लेबोरेटरी के इक्विपमेंट बच्चे तक नहीं पहुंचे। खर्चा आपने किया, लेकिन वो खर्चा बच्चों तक नहीं पहुंचा। तो अंतोदगत्वा मैं यही बोलना चाहूंगा कि शिक्षा का अर्थ, क्योंकि मैं शिक्षाविद हूं और मैं खुद एडल्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूं, तो मैंने शिक्षा का अर्थ ये नहीं समझा कि जो है मेरे को बड़े बड़े स्कूल की बिल्डिंग बना दे। शिक्षा एम्पावर करने के लिए बनाई गई है, शिक्षा छात्रों तक पहुंचाने के लिए बनाई गई है, शिक्षा शिक्षक को एम्पावर करने के लिए बनाई गई है। उससे उसकी अथॉरिटी छीन लेना कि आप एक शिक्षक होने के नाते आप उसको सरेआम आप उसको कॉलर पकड़ रहे हैं, आप उसको गरिया रहे हैं, तो ये उचित बात मेरे को ठीक नहीं लगती है। मेरे को लगता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार और अच्छा काम इस प्रकार से कर सकती है। कि मॉडल स्कूल की जो बात हो रही है वो कहीं ना कहीं मेरे को जो लगता है कि जैसे हम कभी आप नया घर खरीदने जाइए, जब हम नया घर खरीदने जाएंगे एक बिल्डिंग में एक मॉडल फ्लैट बना होता है कि आप ये देख लीजिए आपका घर ऐसा बनेगा। लेकिन जब हम देखते हैं वहां जाके 1 साल उसको यूज करते हैं, हम बहुत सारे बिल्डर्स जो फ्लैट कंस्ट्रक्ट करते हैं, अरे हमारी छत टपक गई, हमारे टाइल टूट गई। तो अल्टीमेटली ये जो मॉडल स्कूल्स जो बनाए वो मॉडल स्कूल एक मॉडल फ्लैट है जो कि जनता को दिखाने के लिए, इमेज चिपकाने के लिए, इट्स एन ऑप्टिक्स, व्हाट आई पर्सनली फील आउट ऑफ माय रिसर्च। थैंक्स अ लॉट। मतलब ये सिर्फ एक एडवर्टाइजिंग है जी, कह सकते हैं। हम मेरे साथ एक एडवोकेट भी हैं, उन्हीं से जानेंगे सबसे पहले उनका परिचय। और आज हम जब शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हम एडवोकेट से क्यों बात कर रहे हैं ये वही बताएंगे। सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ये नमस्ते, मेरा नाम एडवोकेट वसुंधरा है। हमने स्वतंत्र जनावास फाउंडेशन के बिहाफ पे एक PIL फाइल किया है दिल्ली हाई कोर्ट में, और ये PIL डॉक्टर शुभ के रिसर्च के बाद इस पे हमने काम करना शुरू किया। तो जिस दिन डॉक्टर शुभ ने अपने रिसर्च के बारे में बात किया था, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस दिन मैं उनके साथ बैठी थी उस कॉन्फ्रेंस में, और उनके रिसर्च को देखने के बाद हमने इसको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी एज एडवोकेट्स प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली एंड पीपल लिविंग इन दिल्ली टू रेज दिस क्वेश्चन ऑफ
how the Delhi government is using the funds that have been allocated for the education policies for the people of Delhi. और इसमें हमने ये पाया कि डॉक्टर शुभ का तो रिसर्च है ही, काफ़ी एग्जॉस्टिव है, काफ़ी डिटेल्ड है, लेकिन इसमें हमने खुद भी रिसर्च किया। सरकार की वेबसाइट है दिल्ली सरकार की edudel.nic.in, उस पर हमने काफ़ी डेटा ऐसा पाया जो कि कोई भी एक्सेस कर सकता है, आप देख सकते हैं। उन डेटाज में ऐसी डिस्क्रिपेंसी देखी गई है कि आपको मतलब उसको देख के बहुत शॉक होगा। राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 21A के अंडर, और उस राइट को ऐसे वायलेट किया जा रहा है, ये दिल्ली की जनता सोच भी नहीं सकती है। तो आपने क्या क्या चीजें वहां पे देखी? क्योंकि देखिए आप एडवोकेट हो, आप इजिली एसेसिबल हो, आप समझ सकते हो चीजें, लेकिन अगर हम आम पब्लिक की बात करें तो हो सकता है कि वो वेबसाइट पे जाएं लेकिन वो उस तरीके से उन चीजों को समझ ना पाए। आपको क्या चीजें गड़बड़ दिखी वहां पे? जी, तो मतलब डेटा तो काफी साफ है वहाँ पे। जैसे आप उन्होंने जोन वाइज स्कूल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, हर स्कूल का डेटा है, स्कूल में कितनी बिल्डिंग्स हैं, कितने क्लासरूम्स हैं, कितने टॉयलेट्स हैं, कितने टीचर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं। इनफैक्ट उनका रियल टाइम डेटा वो दिखा रहे हैं। मुझे पता नहीं कहाँ से प्रोक्योर करते हैं, वो कैसे करते हैं उसका प्रोसेस, लेकिन उसमें रियल टाइम डेटा है कि आज के डेट में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं। तो एक मैं उदाहरण देना चाहूंगी, एक ऐसा डेटा हमें मिला जिसमें कि अराउंड 45 स्कूल्स में स्टूडेंट्स हैं अराउंड 36,000 स्टूडेंट्स, हमने पूरा 45 स्कूल्स में कैलकुलेट किया, लेकिन उन स्कूल्स में ना ही टीचर प्रेजेंट थे उस डेटा के हिसाब से, और ना ही वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ना ही वहाँ पे टॉयलेट्स हैं। तो ये स्टूडेंट्स जाके क्या कर रहे हैं इन स्कूल्स में, वो हमें शायद ऑन ग्राउंड जाके ज्यादा बेटर पता चलेगा, लेकिन ये एक बहुत ही इजिली अंडरस्टैंडेबल और एक्सेसिबल डेटा है जो हमें एड्यूडेल की वेबसाइट पे मिला है। आपको नहीं लगता, जैसे अगर मैं आपने पढ़ाई की, आप एडवोकेट बनी, दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्योंकि आप एडवर्टाइज कर रहे हो, आप बता रहे हो, पब्लिसाइज ये कर रहे हो कि हमने बेस्ट शिक्षा मॉडल दिया, हमारे बेस्ट शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया जी, तभी उनको जेल भी जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं आप माइंड के साथ खेल रहे हो। बिल्कुल मैम, एकदम आपने सही बोला कि दिल्ली इस देश का कैपिटल है। दिल्ली के बच्चे डिजर्व करते हैं कि उनको उत्तम क्वालिटी का एजुकेशन मिले, और बेस एजुकेशन जो जूनियर लेवल पे होता है, हायर एजुकेशन तो खैर काफ़ी ज़रूरी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी तो वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी है ही, लेकिन बच्चों को एजुकेट करना, बच्चों को सही एजुकेशन देना, ये उनका हक है। ये हम क्या बोलेंगे, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है। और इन लोगों ने जो सरकार का दावा है उसके ऊपर जिस तरीके से उसका वायलेशन किया गया है, जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं बच्चों के, उसके बेसिस पे ही हमने ये PIL फाइल करी है। और हम दिल्ली हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री को बुला के, स्टेट गवर्नमेंट की एजुकेशन मिनिस्ट्री को बुला के उनसे ये डेटा लें, उन पे एक कार्यवाही करी जाए, और वहां से वो और इन्फॉर्मेशन निकलवाएं, और फिर उस पर आगे हम कुछ एक्शन अगर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो सुना आपने डॉक्टर शुभ की रिसर्च में बहुत सारे खुलासे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में देखिए चुनाव है, और दिल्ली की जो मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार है वो अपने शिक्षा मॉडल की तारीफ करते नहीं थक रही है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल अलग नजर आ रही है। स्कूल्स बनाए तो हैं, लेकिन वो स्कूल्स बने हैं ऐसी जगहों पे जहां पर एलीट क्लास ज्यादा है, और जो आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने शिक्षा एक SC ST से लेकर हर अमीरी और गरीबी को दूर करते हुए सबको पहुंचाई है, वो फिलहाल ग्राउंड पर तो नजर नहीं आ रहा है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी दिल्ली चुनाव की महा कवरेज 5 जनवरी पर लगातार जारी है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ नैन्सी बाजपेयी, दिल्ली से।